गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज देखते हैं सबसे पहले कि द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल हमें करने हैं। सो ये है आपके सामने द हिंदू। डेट है आज आपकी सिक्स ऑफ अगस्त 2025। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमको आज करने हैं द हिंदू में। जो पेज नंबर 1 में सबसे पहले फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड। ये आपने इमेजेस देख ली होंगी, इसका वीडियो भी बहुत वायरल है, आपने इसको जरूर देखा होगा। पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 में कोई खास न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे काम की नहीं होती हैं, तो ये हम इग्नोर करेंगे पेज नंबर 2 में। एंड पेज नंबर 1 में भी और कोई न्यूज़ हमारे काम की नहीं है एज सच। ये डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हाइक ये हम बार बार कर चुके हैं, यहाँ पे नया कुछ नहीं है। न्यू पॉइंट्स नहीं होने के कारण हम इससे आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 3 में भी हमारे काम का कुछ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। पेज नंबर 4 में भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे काम की एज सच कोई नहीं है। ठीक है। ये यूएस टैरिफ और यूरोपियन यूनियन, ये सारे आइडियाज जो हैं ये एक हम अलग आर्टिकल से इसको कवर करेंगे, नॉट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट पेज नंबर 5 में भी ऐसे हमारे लिए कुछ नहीं है। पेज नंबर 6 नथिंग नथिंग, इसमें भी हमारे लिए यूपीएससी के लिए रिलेवेंट कोई न्यूज़ नहीं है। आगे चलेंगे। ये सत्यपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर थे जेएन के, उनकी डेथ हुई है, बट अगेन ये हमारे पर्पज को सॉल्व नहीं करता है। मुझे अपेक्षा थी कि इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ काम का होगा, बट आई फेल्ड। इसमें एज सच कुछ नहीं है कि वो हम यूपीएससी के लिए उसको कनेक्ट करें। हाँ, जापान में जो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट नोट किए जा रहे हैं, हम इंडिया के रिलेटेड में रिलेशन में क्लाइमेट चेंज के इवेंट कल हमने बात की थी थोड़ी सी, तो ये जापान के बारे में हम उतना फोकस नहीं करेंगे, नॉट। फिर आता है पेज नंबर 8। ये हमारे काम के है, इंडिया प्रेजेंस अमिट ब्रोकन टेम्पलेट इन जियोपॉलिटिक्स। और ये भी टेक्नोक्रेटिक कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियाज वेलफेयर स्टेट। ये दोनों आर्टिकल हमारे लिए पेज नंबर 8 में काम के हैं। इंडियाज प्रेजेंस इन ब्रोकन टेम्पलेट, ये आईआर से रिलेटेड, आईआर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और जो दूसरी न्यूज हमारे पास टेक्नोक्रेटिक कल्चर, तो ये हमारा वेलफेयर, और वेलफेयर में हम किस तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हैं या किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम का है। सोशल जस्टिस गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल है। नेक्स्ट चलेंगे पेज नंबर 9। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। 80 ईयर्स ऑन फ्रॉम हिरोशिमा। हिरोशिमा के 80 साल हो गए हैं। पेज नंबर 9 पे ये आर्टिकल है, हम इसे करेंगे। ठीक है। इसमें आपको कुछ अच्छे इंसाइट मिलेंगे, कुछ फ्यूचर के डेवलपमेंट मिलेंगे, थोड़ा सा आईआर से भी रिलेटेड है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ साथ आईआर से भी रिलेटेड है। अ, इसके अलावा ये बिहार का सेंसस कई बार पीछे आ चुका है, इसको नहीं करेंगे। बिहार में एसआईआर नॉट सेंसस। हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीएमएलए से रिलेटेड है। इसको हम फोकस करेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। पेज नंबर 10 में है ये। इसके अलावा यहाँ पे कोई काम के हमारे आर्टिकल नहीं है। नॉर्को पॉलिटिक्स, ये हमारे काम का आर्टिकल है। ठीक है। तो नॉर्को पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल हम कवर करेंगे। पेज नंबर 13 कौन सा है, 9, 10, 11। पेज नंबर 11 में नार्को पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको हम कवर करेंगे। ये बेसिकली एथिक्स पे फोकस करता है, एथिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है। बेसिकली एथिक्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल, इसे हम करेंगे। अगेन इसको नहीं करेंगे, ये सब हमारे काम के नहीं है। वी विल देन मूव फर्दर टू फोकस नॉट हियर, यहाँ भी कुछ नहीं है। वर्ड में एज सच ये हमारे से कोई खास इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, नॉट इवन दिस। बांग्लादेश से रिलेटेड न्यूज़ है, हम बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो इस पर भी हमें कोई फोकस नहीं करना है। एंड हाँ, ये पेज नंबर 15 में आर्टिकल है, यूएन प्लास्टिक पोल्यूशन से के रिलेशन में क्या डेवलपमेंट लेके आ रहा है, तो ये हम पेज नंबर 15 का ये आर्टिकल करेंगे। एंड कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एक्सेट्रा ही करेंगे। स्पोर्ट में आजकल थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये सब क्वेश्चन हमारे काम के नहीं बनते, तो इसलिए हम फोकस नहीं करेंगे। हाँ, इंडिया ने ओवल का टेस्ट जीत लिया है, इसलिए न्यूज अभी आएगी। ये टूर्नामेंट जब सेटल होगा, फाइनल होगा, तो उसके बाद इसमें कोई अगर अच्छा आर्टिकल आता है तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी हमारे काम की कोई आर्टिकल नहीं है। ये है लास्ट पेज द हिंदू के। एंड मेंस 500 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज
अगर आप करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे, बाकी की डिटेल्स आप पढ़ लेना। आज इंडियन एक्सप्रेस का कोई आर्टिकल नहीं है, आज हमारा सोल फोकस है द हिंदू का, और ये है पूरी समरी कि कौन कौन से आर्टिकल हम कहाँ कहाँ से करने वाले हैं। ये उसकी समरी है, आप इसे एक बार देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आर्टिकल्स पूरे हैं अलग अलग पेजेस में द हिंदू के। ये नार्को पॉलिटिक्स का आर्टिकल पेज नंबर 11 में है, ना कि 15 में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इस पूरी सीरीज में आपको 8 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि कुछ पीवाईक्यू होंगे, कुछ मेंस 500 के क्वेश्चन होंगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, एंड उसी तरह प्रीलिम्स में कुछ पीवाईक्यू और कुछ नच के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन है 6 प्रीलिम्स के, तो और एक मैपिंग है। तो इन सबको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको डेली कितने आंसर लिखने चाहिए? इन वर्स्ट केस आपको 8 to 10 आंसर लिखने चाहिए। 8 से 10 आंसर आपको यूपीएससी की तैयारी में डेली लिखने चाहिए, मार्च तक लिखने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज आप पछताओगे तो पता चलेगा। चलिए, पहला आर्टिकल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल आपका GS3 के एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है। GS2 में आई इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस से रिलेटेड है। एथिक्स में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 12, 13 एंड 14 से रिलेटेड है। तो मल्टीपल यूजेस है इस आर्टिकल के। चलिए समझते हैं, यूएन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी है क्या? पोल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशन, तो अभी ये ट्रीटी साइन नहीं हुई है। पहले हमें समझना चाहिए कि 3 साल तक नेगोशिएशन करने के बाद 2023 में साउथ कोरिया की बुसान सिटी में प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करने से संबंधित कोई भी फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं हुई। तो वो एक अपने आप में फेल्ड एफर्ट था, असफल प्रयास। नाउ अब क्या हुआ? तो जिनेवा में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप ने एक एक मीटिंग कन्वीन की, जिसमें कि 180 कंट्रीज के मेंबर्स आए और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो एक ट्रीटी लाएंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को बैन करने के लिए। ये वार्ता 10 दिन तक चली। आपके काम का क्या है कि अभी ट्रीटी साइन हुई नहीं है, ट्रीटी लाने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, प्रयास है, कंसेंसस बनाया जा रहा है, और 180 देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो क्या सारे देशों ने सहमति जताई? नहीं। फिर भी फिर भी प्लास्टिक पोल्यूशन को यहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस का नाम दिया गया। अब ये आपको पता है कि इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ओशियन, रिवर, ह्यूमन हेल्थ सबको अफेक्ट करता है, वल्नरेबल पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो काम का क्या है कि अगर ये कहा जाए कि यूनेप ने रिसेंटली ग्लोबल क्राइसिस किसे रिकॉग्नाइज किया, तो प्लास्टिक पोल्यूशन को। नाउ माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड आर्टिकल हम कर चुके हैं अभी 3 से 4 दिन पहले। तो ये हर जगह पाया जाता है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो ट्रीटी लाना चाहते हैं यूनेप, वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लाना चाहते हैं, सो दैट कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को कट किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके लाइफ थ्रेटनिंग प्लास्टिक वेस्ट को। इसके अलावा जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको रोका जा सके, हार्मफुल टू एनवायरमेंट एंड हेल्थ, इसको रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। चैलेंजेस क्या है? जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उन्होंने इस कंसेंसस को ब्लॉक किया, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा, क्या सारे देशों ने इसका समर्थन किया? उत्तर है नहीं। ठीक है, करंट टॉक अभी प्रोग्रेस में है, बट ये उतना आसान होने वाला नहीं है। अब इसमें यूनेप का रोल क्या है? तो यूनेप इस टॉक को होस्ट कर रहा था। इसके जो डायरेक्टर हैं आइंगर एंडरसन, वो इसके मेन एग्जीक्यूटिव थे, और उन्होंने इस पॉजिटिव एंगेजमेंट को काफ़ी स्टेक होल्डर्स की प्रशंसा भी की है इसके रिगार्डिंग। अब ये अर्जेंसी क्यों है? तो अर्जेंसी हम यहाँ समझ लेते हैं कि मोर देन 400 टन्स ये प्लास्टिक एनुअली प्रोड्यूस होता है, और जिसमें आधे से अधिक सिंगल यूज है। यही बात यहाँ पे लिखी है। ग्लोबली 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, और आधे से ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक है, केवल 9% रिसाइकल होता है। ये सारी चीज़ आप ऐसे एथिक्स एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड यूपीएससी मेंस के आंसर में ध्यान रख सकते हैं। प्रीलिम में भी ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है, हमने बात किया। अब इंडिया के रिलेटेड रिलेशन में बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को। तो इंडिया में अराउंड 3.5 मिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। एक देश के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा है।
और करीब 60% रिसाइकल होता है। कई देशों से हम इस मामले में अच्छे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा है कि हम 100% रिसाइकल करना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो रिसाइकलमेंट होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर के माध्यम से होता है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? तो पैकेजिंग, एफएमसीजी एंड रिटेल, ये मेनली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हुए? तो आपको पता है कि 2016 में आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और इसको 2021 में अमेंड किया गया, और इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया साथ में प्लास्टिक वेस्ट में। अभी ईपीआर क्या है, हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि नॉर्मली पेप्सिको अगर लेज बनाता है तो भले कंज्यूमर लेज का पैकेट सड़क पे फेंकते हैं, उसका मेन बेनिफिशियरी जो कि पेप्सिको है, तो पेप्सिको के ऊपर वही इसका प्रोड्यूसर है, ऐसा माना जाएगा इस पोल्यूशन को, तो उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस पोल्यूशन को वो टैकल करे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इंडिया में हुआ 2022 में, और इसने 19 आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर दिया, जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन जो कि लेस देन कितना 120 माइक्रोन से कम हो, तो उसको बैन कर दिया गया। स्ट्रॉ और बहुत सारी चीजें, कप्स प्लेट्स जो प्लास्टिक के सिंगल यूज होते हैं, उनको बैन कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी फोकस करता है सेग्रीगेशन पर और रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, प्लास्टिक पोल्यूशन इज ग्लोबल क्राइसिस and requiring multilateral cooperation. Examine the significance and challenges in negotiating legally binding global treaty on plastic pollution. Wonderful question. आप इसको अटेम्प्ट करो 250 वर्ड में, मैक्सिमम 3 पेजेस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे टैकल किया जाए, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में पहले एक दो बातें साफ साफ समझ लेते हैं, फिर इसको फोकस करेंगे कि यह आर्टिकल बेस्ड है फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट 2025 की। मतलब ये कि इसके जो डेटा होंगे, जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो वैलिड है, और आप इसको फोकस करके यूज़ करिए अपने एग्जामिनेशन में। रिलेवेंस होगा ये मेनली ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड मैटर्स में। बाकी इसको GS2 और ऐसे के टॉपिक्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। कैसे निबंध आ सकते हैं? लॉज मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स, नॉट सर्व पावर। अनचेक्ड पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थ्रेटन डेमोक्रेसी। ऐसे आर्टिकल्स में ऐसे निबंध आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोकस करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि पीएमएलए कहता है, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि पीएमएलए 2022 के अंतर्गत 2015 से लेके अब तक पूरे 5,892 केस रजिस्टर हुए। ये तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनमें केवल 15 केसेस हुए जिनको कन्विक्शन मिला। इससे पता चलता है कि हमारे कानून की एफिकेसी ना के बराबर है, बिकॉज 5,892 के कंपैरिजन केवल 15 कन्विक्शन, ये अपने आप में 0.1% या उससे भी कम, ये आप अपने से हिसाब निकाल लो। ठीक है, 0.02% के आसपास आएगा, बहुत ही कम है। इट इज बेटर देन ये लॉ ये ना ही होता। क्यों? बिकॉज पीएमएलए 2022 में आप ये मान के चलिए कि इतने केसेस में लोगों को फंसा रखा गया है, और 15 केसेस में केवल कन्विक्शन है। तो गवर्नमेंट दो जगह फेल होती है, या तो वो आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, दूसरा या तो परेशान नहीं कर रहे लेकिन केसेस को इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ये दो फेलियर हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, इसमें राइजिंग ट्रेंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क, ये एक साथ में कंसर्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है जबकि कानून स्ट्रिंजेंट है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पनिशमेंट किसी को नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए डिफाइन करता है कंसीलिंग यानी कि छिपाना, प्रोसेसिंग यानी कि पजेस करना, एक्वायरिंग, यूजिंग या प्रोजेक्टिंग क्रिमिनल प्रोसीड्स, यानी कि ऐसी ऐसी मनी जो कि क्रिमिनल प्रोसीड्स से आते हो, उनको छिपाना, उनको होल्ड करना, एक्वायर करना, यूज करना। ठीक है, ये अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, ओके। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कौन से हैं? ये एथिक्स में भी यूज होता है, GS2 में भी यूज होता है, GS3 में भी यूज होता है। प्लेसमेंट
लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना इलिसिट मनी इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, थ्रू स्मर्फिंग। स्मर्फिंग का क्या मतलब है? स्मर्फिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की ब्लैक मनी है, अब आप इसे 1-1 लाख रुपए 100 रुपए को 100 लोगों को दे दो, ठीक है, तो ये अपने आप में कैश में ट्रांजेक्शन हो सकता है और ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो गई, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट इसे कहते हैं। लेयरिंग, जबकि सोर्स को छिपाया जाए किसी फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रूटिंग की हेल्प से। रूटिंग का मतलब होता है कि पब्लिक को आपने पैसे दिए, उसने अपने खाते में जमा कर दिए और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने आप में लीगल सोर्स में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो ये मनी की लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर उसी मनी को फिर से, जैसे मान लीजिए आपने उसकी स्पर्फिंग की, रूटिंग किया और उसको फिर से आप किसी कैपिटल या रियल एस्टेट में या बिजनेस में या लीगल एसेट में लगा दीजिए, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब वो मनी इंटीग्रेट हो गई आपके जेन्युइन सिस्टम में। सो पीएमएलए के मेन फीचर्स क्या हैं? तो पीएमएलए को इनेक्ट किया गया था यूएन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 1990 के अकॉर्डिंग, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के इरादे से यूएन का एक कन्वेंशन था। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्यूज्ड पर होती है, जिस पर आरोप लगता है वो साबित करे कि उसकी मनी इलीगल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसमें ईसीआईआर अगर पूछा जाए तो ये इक्विवेलेंट होता है एफआईआर के। इसमें कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भद्रा सिंह केस 2017 में कहा था कि किसी भी एफआईआर की जरूरत नहीं, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसी के आधार पर ये केस चलाया जा सकता है, इसमें अलग से कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी 2022 केस में कहा था कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस नीडेड फॉर प्रोसिक्यूशन, नो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर्टी अटैचमेंट। यानी कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनमें प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ और चीजें देखते हैं। इसमें मेन कंसर्न क्या है? चूंकि कन्विक्शन रेट कम है, जबकि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंप्लेंट ज़्यादा है। इससे क्या है कि इससे ये पता गेस किया जा सकता है कि एब्यूज ऑफ लॉ हो रहा है, लॉ का मिसयूज तो नहीं हो रहा कहीं पे ऐसा, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करके, ऐसा कोर्ट ने नोटिस किया। ईडी की इसमें बड़ी पावर है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसमें कि सिविल लिबर्टीज के इशूज हाई बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ईडी जो है सिविलियंस को लंबे लंबे घंटे आवर्स तक प्रोसिक्यूट करते हैं। इसका इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे किसी देश के, जिसमें कि इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, ट्रेड, सॉवरेन इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। इस चीज़ को नोट किया सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी 2019 केस में। इसमें अ, जो ये इस तरह की ब्लैक मनी है, ये अपने आप में इन्फ्लेशन, ट्रेड, सॉवरेन इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए? तो DTAA एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। अब DTAA क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इंडिया का DTAA एक तरीके का जो अग्रीमेंट है वो 85 नेशन से अधिक कंट्रीज के पास है, और ये इनेबल करता है एक्सचेंज ऑफ टैक्स एंड फाइनेंशियल डेटा, जो कि कर्व कर सकता है टैक्स इवेजन को, ऑफशोर मनी पे मूवमेंट को और इलिसिट फंड ट्रांसफर को कर्व कर सकता है, उसे रोक सकता है। यानी कि DTAA जो इंडिया के 85 से अधिक कंट्रीज के साथ है, वो फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड डेटा एक्सचेंज करके टैक्स इवेजन, मनी मूवमेंट और इलीगल फंड ट्रांसफर को रोक सकता है। इसमें कुछ वे फॉरवर्ड है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्फोर्समेंट बढ़ाकर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन को लागू करना, जैसे इसको मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए PLA को पॉलिटिकल रीजन से, ठीक है, फोकस करना चाहिए टेरर फाइनेंसिंग से और जेन्युइन फाइनेंशियल क्राइम्स में। इसके अलावा इंटर एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना, रिफॉर्म करना ईडी की फंक्शनिंग में, स्पीड अप ट्रायल प्रोसेस एंड क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA, ये अपने आप में एक बायलैटरल ट्रीटी है बिटवीन टू कंट्रीज टू अवॉइड
टैक्स एंड सेम इनकम ट्वाइस, यानी कि किसी एक पर्सन से दो बार टैक्स न लिया जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने का तरीका है वंस सोर्स कंट्री एंड वंस रेजिडेंस कंट्री। ठीक है, एक बार किसी सोर्स कंट्री में और एक बार किसी रेजिडेंस कंट्री में उसको दो बार टैक्स ना लगे, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, किसी पर्सन या कंपनी पे दोहरे टैक्स ना लगे, प्रमोट करना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एनहेंस करना टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन, प्रिवेंट करना टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इसके प्रोविजन क्या क्या है? तो ये टैक्सेशन ऑफ डीटीडब्ल्यू में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो उनमें जैसे हमने बात किया टैक्सेशन की, तो वो टैक्सेशन जो सैलरी की इनकम होते हैं, बिजनेस इनकम, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स, इन सभी पर डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन लागू होते हैं। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स बिटवीन द कंट्रीज, यानी कि किस सिचुएशन में कौन सी कंट्री टैक्स कलेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए एक अमेरिकन कंपनी है गूगल, एक नेशन इंडिया में सर्विस दे रही है, तो गूगल की कौन सी इनकम पे इंडिया टैक्स लगाएगा और कौन सी इनकम पर अमेरिका टैक्स लगाएगा, कौन सी इनकम पर अमेरिका टैक्स लगाएगा, ये एलोकेशन डीटीडब्ल्यू के अंतर्गत होता है। जैसे गूगल के एम्प्लॉय जो इंडिया में सैलरी पाते हैं वो इंडिया में टैक्स देते हैं, गूगल कंपनी जो इंडिया में प्रॉफिट जनरेट करती है वो इंडिया में टैक्स देती है। ठीक है, और क्रेडिट एंड एग्जम्पशन मेथड फॉर रिलीफ, तो कौन कौन से रेवेन्यूज होंगे जहां पर कि कोई कंट्री उनको क्रेडिट देगी और एग्जम्पशन देगी, टैक्सेशन में छूट देगी, ये मैकेनिज्म भी डिस्कस किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टैक्स अथॉरिटीज, जैसे अमेरिकन और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज होंगी तो वो गूगल के टैक्सेशन अमाउंट पर डेटा एक्सचेंज करेंगे। इंडिया का जो डीटीडब्ल्यू नेटवर्क है, जैसे पहले बताया गया, तो 85 से अधिक कंट्रीज के साथ है, जिसमें कि यूएसए, यूके, यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर जैसे मेन कंट्रीज है जहां से इंडिया में एफडीआई आता है बड़े पैमाने पे, और ये सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसका यूज किया जाता है कर्बिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में, फैसिलिटेट करने में कि इलिसिट ऑफशोर एसेट्स जो ब्लैक मनी को फैसिलिटेट करती हैं उनको ट्रेस किया जा सके, एड करते हैं सीईडी को, सीबीडीटी को एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, स्ट्रेंथन करता है कंप्लायंस एंड एफएटीएफ नॉर्म्स को। रिसेंट मेजर्स क्या हुए? तो रिसेंट नेगोशिएशंस ऑफ डीटीडब्ल्यू मॉरिशस एंड साइप्रस के साथ इंडिया के साइन हुए, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल सो दैट कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोका जा सके, कोलेबोरेशन विद ओईसीडी बीईपीएस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के साथ इंडिया कोलेबोरेट कर रहा है। इसी से रिलेटेड आप एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं या आंसर राइटिंग कर सकते हैं। व्हाइल डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट एम टू फैसिलिटेट लेजिटिमेट international trade and investment, they are often misused for tax avoidance and round tripping. Critically examine India's DTAA policy in the light of this statement. 250 वर्ड में इसे आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिम का, अटेम्प्ट करो। पॉज एंड अटेम्प्ट। Consider the following statements about DTAA. It is a multilateral agreement signed under UN, नहीं, यूएन फ्रेमवर्क का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है। डीटीडब्ल्यू अलाउज सेम इनकम टू बी टैक्स्ड बोथ द सोर्स एंड रेजिडेंस कंट्री। नो, एक ही इनकम को दो जगह पे टैक्स नहीं किया जा सकता। इंडिया हैज साइन डीटीडब्ल्यू विद मोर देन 80 कंट्रीज। मोर देन 85 सही है, तो ये भी सही है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, with reference to DTAA, which of the following is our method used to eliminate डबल टैक्सेशन? चलो अटेम्प्ट करो, पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो एग्जेम्पशन मेथड, हाँ एग्जेम्प्ट किया जाता है, डिडक्शन मेथड नहीं यूज होता, टैक्स क्रेडिट मेथड यूज होता है, तो एक और तीन ए आंसर होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए इसका। और देखते हैं एग्जेम्पशन मेथड क्या है। तो एग्जेम्पशन मेथड में इनकम इज टैक्स्ड ओनली
इन वन कंट्री, एंड क्रेडिट मेथड में टैक्स इज पेड इन वन कंट्री इज क्रेडिटेड टू अदर कंट्री। ये दोनों चीजें DTAA का पार्ट हैं, याद रखना, भूलना नहीं। डिडक्शन इज नॉट द स्टैंडर्ड इन DTAA फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DTAA? आपने आंसर देख लिया होगा। Ensures fair taxation and global income and avoiding taxing it twice. Fourth, DTAA helps in all of the following except, मतलब DTAA इनमें से हेल्प करता है किसको छोड़कर? तो लीगलाइजिंग राउंड टिपिंग ऑफ द फंड, ये गलत है, ऐसा नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, जो है हाउ चाइना इज एक्सटेंडिंग इट्स पुलिसिंग नेटवर्क ओवरसीज। सो हम समझेंगे इस आर्टिकल में कि किस तरह से चाइना अपना पुलिसिंग नेटवर्क बढ़ा रहा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में, खासतौर से ट्रांस नेशनल सर्विलेंस, स्पेशली डिजिटल एंड डायस्पोरिक डोमेन में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। IR में चाइना एक नए ग्लोबल नॉर्म्स को सेट कर रहा है। सॉवरेनिटी के क्वेश्चन पर चाइना पे कई सारे कंसर्न लगते हैं। एथिक्स और इंटीग्रिटी से रिलेटेड भी इसमें कुछ मैसेजिंग होगी, आइए देखते हैं। तो चाइना ने एक्सटेंड किया है पुलिसिंग एंड सर्विलांसिंग नेटवर्क ओवरसीज, यानी कि अपने देश के बाहर, बाइलेटरल अग्रीमेंट के माध्यम से, सर्विस सेंटर बनाकर एंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज करके। जैसे 2017 में हुआ चाइना क्रोएशिया पुलिस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। अब ऐसे मैटर में इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी में, कि इस तरीके इंडिया भी ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहा है कहीं पे या कर सकता है कहीं पे, और वैसे क्वेश्चन प्री में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग हुई बिटवीन द टू कंट्री, चाइना एंड क्रोएशिया के बीच में। ये पुलिस दोनों देशों के पुलिस के बीच में हुआ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ चाइनीज टूरिस्ट लाइक इन सिटीज लाइक जैग्रेब एंड डुब्रोवनिक एंड जेदार। इन 3 स्थानों पर चाइनीज टूरिस्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज हुई। वाइडर यूरोपियन प्रेजेंस, चाइना की यूरोपियन प्रेजेंस बढ़ रही है। सिमिलर ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो रही है, जिसमें पुलिस सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? सर्बिया में ये 2023 और 24 में ऐसा एक्सरसाइज हुआ। इटली में भी हुआ, हालांकि बाद में इसे सर्विलेंस रीजन से सप्रेस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। हंगरी की क्विंटिन कंट्री ब्यूरो में क्रिएट किया गया ऐसा सेंटर, एंड नेदरलैंड में सीक्रेट पुलिस स्टेशन ये बनाया गया 2023 में। ठीक है, तो इस तरह से चाइना की पुलिसिंग नेटवर्क आउटरीच बढ़ रही है। ऑपरेशन फॉक्स हंट एंड स्काईनेट, फॉक्स हंट 2014 का है, स्काईनेट 2015 का है, जो कि चाइना के ग्लोबल क्रैकडाउन प्रोग्राम ऑन फ्यूजिटिव्स, also allegedly used to target descendants and surveil ओवरसीज चाइनीज कम्युनिटीज। तो इस तरह से चाइना ओवरसीज जो चाइनीज कम्युनिटी है उस पर सर्वेलेंस रख रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना ये अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझता है कि फॉरेन में जाकर चाइनीज पीपल कहीं डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स जैसी चीजों को उठाए ना। सो बहुत दूर तक की सोच है ये। एंड चाइनीज चाइनीज जो कम्युनिस्ट रूल है उसे मेंटेन करने के लिए चाइना से जरूरी भी समझता है। इसके अलावा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, चाइना ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन किए हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस करें। कोवर्ट ऑपरेशंस का मतलब है छुपकर टारगेट करना और पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स, ओपोनेंट्स को बाहर मार देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो गलवान घाटी की दुर्घटना हुई थी उस पर कुछ चाइनीज सिटीजन्स बाहर जाकर क्वेश्चन कर रहे थे, तो उनको टारगेट किया गया चाइना के द्वारा। वायलेशन ऑफ सॉवर्निटी, तो चाइना के ऊपर ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वो उसने सर्विस सेंटर बना रखे हैं दूसरे देश की जमीन पर बिना होस्ट कंट्री की अवेयरनेस के या बिना उनके परमिशन के, और उससे कोवर्ट ऑपरेशन चाइना चला रहा है। इंटरनेशनल फॉल आउट इसके क्या है? इसके इंटरनेशनल फॉल आउट क्या है? तो अमेरिका में FBI ने 2 चाइनीज नेशनल्स को अरेस्ट किया जो कि 2023 में रन कर रहे थे कोवर्ट यानी कि छुपा हुआ पुलिस सर्विस सेंटर इन मैनहट्टन। इसके अलावा नेदरलैंड ने भी शट डाउन कर दिया सीक्रेट चाइनीज पुलिस स्टेशन इन नेदरलैंड। इसको जियो पॉलिटिक्स लेंस से आप देख सकते हैं। रियल पॉलिटिक ओवर राइट्स,
कंट्रीज लाइक क्रोएशिया, सर्बिया, मंगोलिया, जहाँ पे इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ बहुत स्ट्रांग है जिनके, ठीक है, हैव नॉट प्रूव्ड सच क्वेश्चंस, उन्होंने इन चीजों को इग्नोर किया बिकॉज उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स वाले मामलों में उन्होंने कोई सही प्रूविंग जांच नहीं की। ठीक, ये लिंक होता है बाइलेटरल टाइज से, जैसे क्रैकडाउन जैसे यूएस में हुआ, ऑफन लिंक टू ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक टेंशंस, टेक वार एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स, कि ऐसे इस तरह चाइना अगर कोवर्ट ऑपरेशन दूसरे देश की धरती पर चला सकता है तो चाइना ट्रेड वार या टेक वार भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको टर्म्स तैयार रखने चाहिए, जैसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मतलब दूसरे देश में जाकर चाइनीज सिटीजन, चाइनीज पीपल को टारगेट करना, सॉवरेनिटी, किसी देश की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, बिकॉज किसी और देश की सॉइल में जाके किसी को मारना, ये उसकी सॉवरेनिटी को इरेज करना है। ऑपरेशन फॉक्सहंट, ज्वाइंट पेट्रोल, ओवरसीज सर्विलांस, चाइना सॉफ्ट पावर, हाइब्रिड वारफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी। तो हाइब्रिड वारफेयर का मतलब होता है जिसमें कि कम्युनिकेशन इंफ्रा, साइबर अटैक और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ वार के लिए यूज करो। ठीक है, चलो, ये मीन्स 500 का क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू प्रोजेक्ट हार्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइनीज ओवरसीज सर्वाइव सर्विस सेंटर ज्वाइंट पेट्रोलिंग, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो अभी हमने इसके बारे में बात की, आप एग्जाम्पल के साथ इनको यूज करो और इसको आंसर करो। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा पॉलिटी आयर एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, द टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज वेलफेयर स्टेट। आइए समझते हैं इस आर्टिकल में, समझेंगे हम कि किस तरह से इंडिया का डिजिटल वेलफेयर रिजीम काम कर रहा है, एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बीच में किस तरह के बैलेंस हैं और क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हैं, एक एक करके देखेंगे। तो टेक्नोक्रेटिक शिफ्ट इन वेलफेयर में क्या क्या हुआ, जैसे आधार बेस्ड डीबीटी, आधार बेस्ड डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में लीकेज को रोका गया, इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम को। 1 बिलियन प्लस आधार एनरोलमेंट है इंडिया में। ठीक है, एंड 1206 गवर्नमेंट स्कीम है जो कि इस आधार से रिलेटेड है और काम कर रही हैं। 36 गवर्नेंस ग्रीवेंस पोर्टल हैं, ये सब भी आधार से लिंक्ड हैं। फोकस करता है राइट बेस्ड इंटाइटलमेंट, यानी कि जनता को उसके अधिकार देना, एफिशिएंसी बढ़ाना, जैसे लीकेज को कम करना और कवरेज को मैक्सिमाइज करना, यानी कि लीकेज को घटाना, कवरेज को बढ़ाना। लीकेज को घटाना मतलब जैसे कि किसी सर्विस के बेनिफिशियरी सही बेनिफिट ना पाके बेनिफिट कहीं और जा रहा हो तो उसे लीकेज कहते हैं, उसे कम करना, और ज्यादा से ज्यादा आबादी को बेनिफिट देना कवरेज मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, आइए देखते हैं। लेकिन इसके कुछ जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि डिपोलिटिसाइजेशन ऑफ वेलफेयर, पॉलिटिकल मोटिव से किए जाने वाले वेलफेयर स्कीम्स एक्सचेकर पर बर्डन बढ़ाते हैं, बजटरी बर्डन बढ़ाते हैं और डिसीजन मेकिंग को पुरवर करते हैं। डिसीजन मेकिंग डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ज्यादातर जितना ग्रीवेंस रिड्रेसल उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, लोकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में कम हो गया है, जिसकी वजह से ओपेकनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो घट रही है। अल्गोरिथमिक इंसुलेशन, जिसमें कि प्रायोरिटाइज किया जाता है रिजोल्यूशन को ओवर रेड्रेस, और ये अपने आप में मैकेनिज्म कैसा है, ओपेक है। सोशल सेक्टर अंडर फंडिंग, पिछले दशक में अगर बात किया जाए तो एवरेज बजटरी फंडिंग था वेलफेयर स्कीम्स में 21%, जो कि 2025 तक आते आते ये 17% बचा है, मतलब ये बहुत कम हो गया है। अराउंड 4% की गिरावट बहुत ज्यादा है। आरटीआई भी कम हुई है, क्यों, 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस आरटीआई की जो अनरेस्पॉन्स्ड हैं, सीआईसी के 8 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, एज ऑफ जून 2024। तो ये सब अपने आप में कुछ चैलेंज पैदा करते हैं। डेमोक्रेसी वर्सेस टेक्नोक्रेसी बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी राइट बेस्ड सिटीजन को अप्रोच देता है जो कि ऑडिटेबल होते हैं बेनिफिशियरी। लॉस ऑफ पॉलिटिकल एजेंसी, ठीक है, और रेमिनिसेंट ऑफ होमोसेसर, ये जॉर्जियो एगेम्बेन जो इटली के फेमस लेखक हैं, उनकी होमोसेसर बुक है जिसका मेन जो एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से जो अथॉरिटी होती है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हर चीज को कंट्रोल करने लगती है और इंडिविजुअल को इग्नोर करती है और उसको सप्रेस करते हैं। जरूरत पड़ती है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है, उसे कैप्चर करके उसे मार दिया जाता है। तो ये अपने आप में लॉस ऑफ पॉलिटिकल एजेंसी के तौर पर देखा जा सकता है। नीड टू रीथिंक
किस चीज़ को रीथिंक किया जा सकता है? हु इज़ विजिबल, हु कैन कंप्लेन एंड whose suffering is computable। तो ये सारी चीजें टेक्नोक्रेसी के चलते बढ़ रही हैं और डेमोक्रेसी घट रही है। रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड, तो ये रिक्लेम करने की सलाह देता है डेमोक्रेटिक रिफ्लेक्सिविटी को, जिसमें एम्पावर करना चाहिए ग्राम सभा को, लोकल ब्यूरोक्रेसी को, कॉन्टेक्चुअल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड सिटीजन फीडबैक को, वेलफेयर को डिसेंट्रलाइज्ड कर देना चाहिए, यानी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन से बचना चाहिए, एंड जो फेडरल हायरार्कीज है उसको थोड़ा फ्लैट करने की जरूरत है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो ऊपर और नीचे का एक अंतर है उसको समान लेवल पर लाने की जरूरत है, नॉट जस्ट थ्रू सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बट ऑल्सो हायरार्कियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट रिटेन करे फ्लेक्सिबिलिटी को इन स्कीम्स को डिसाइड करते समय, बनाते समय। टेक्नोलॉजी के केस में क्या होता है कि वन साइज फिट टू ऑल रखा जाता है पूरे देश के लिए, जबकि अलग अलग रीजन के लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो स्कीम्स को उनके हिसाब से टेलर करना चाहिए, यानी कि डिजाइन करना चाहिए। बिल्ड किया जाना चाहिए रेजिलियंट एंड एंटी फ्रेजाइल सिस्टम, एंड अवॉइड किया जाना चाहिए ओवर ओवर रिलायंस ऑन परफेक्ट डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज पीपल की जरूरतें बदलती हैं। इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ऑफलाइन फॉल बैक्स, ह्यूमन ओवरसाइट एंड राइट टू एक्सप्लेनेशन एंड अपील, यानी कि जनता ये जान सके कि कौन सा फंड कहाँ पे और क्यों खर्च किया जा रहा है, और अगर वो संतोषजनक नहीं लगती तो उसके अगेंस्ट में अपील करने की भी पावर होनी चाहिए। ठीक है। इन डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन एजेंसी के ऊपर नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन क्या क्या इसमें हम बात कर सकते हैं? तो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जैसे कुदुम्बश्री केरला का मॉडल है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वुमेन एसोसिएटेड हैं। ठीक है। कुदुम्बश्री बेसिकली एनजीओ का एक अपने आप में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनजीओ के ऊपर है। ठीक है। एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनजीओ। स्ट्रेंथन करना चाहिए सिविल सोसाइटी को, उनके रोल को, पॉलिटिकल एजुकेशन, लीगल एड एंड ग्रास रूट्स अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। एथिकल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अ वेलफेयर मशीन दैट वर्क्स परफेक्टली फॉर एवरीवन एक्सेप्ट दोज इट इज मीन्ड टू हेल्प मस्ट बी रीड इंजीनियर्ड विद पीपल एंड नॉट जस्ट डेटा एंड द एट द सेंटर। मतलब कि एक ऐसा वेलफेयर मैकेनिज्म जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, ऐसा सिस्टम नॉर्मली उन्हीं के लिए काम करता है जिनके लिए वो डिजाइन नहीं किया गया है। जिनके लिए डिजाइन किया गया है वो उनको अंडरमाइन करता है, और इसे रीइंजीनियर्ड करने की जरूरत है लोगों के द्वारा, न कि केवल डेटा और सेंटर के द्वारा। क्वेश्चन है PYQ 2022 का, ये अपग्रेडेड वर्जन है। द इमर्ज, उसी क्वेश्चन को मतलब इंप्रूव कर दिया गया है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्वेश्चन में आया था, उसी को अपग्रेड किया गया है ई गवर्नेंस की हेल्प से। तो द इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन digital era has initiated e-governance as an integral part of governance. Discuss how e-governance has transformed social welfare schemes in India and examine associated challenges। तो ये पार्ट इसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है। आप इसे आंसर कर सकते हैं 250 वर्ड लिमिट में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GS2 एंड GS3 से रिलेटेड है, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं इंडिया एंड प्रेजेंस अमिड ब्रोकन टेम्पलेट इन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल स्टैंडिंग, बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट, इसके बारे में हम बैक टू बैक बात कर रहे हैं। साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इसके इंप्लीकेशंस होंगे, सबको इंटर रिलेट करके हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिक चैलेंज एंड द रोड अहेड, जियोपॉलिटिकल रीसेट करने की बात कर रहा है आर्टिकल। आइए देखते हैं इसकी मेन थीम क्या है। मेन थीम ये है कि जियोपॉलिटिकल रीसेट करने की जरूरत है इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो तेजी से घट रहा है, खासतौर से ग्लोबल फोरम्स में। इंडिया को जरूरत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की व्हाइल मेंटेनिंग मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच। तो अब तक क्या हुआ, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन किया, इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज किया, डबल पाकिस्तान की वो अपने आप में एक टेरर लैंड है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ग्लोबल सपोर्ट मोबिलाइज करने में वो सक्सेस नहीं पा सके। ये अपने आप में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन करता है। जो इंडिया के
रिटेलिएटरी मेजर्स थे, ठीक है, उसको यूएस प्रेसिडेंट के क्लेम ने हाईजैक कर लिया, सीज फायर क्लेम ने। इंडिया उसे एड्रेस नहीं कर सका सही से। इसके अलावा सक्सेस है टीआरएफ को, एफटीओ को, टीआरएफ को अमेरिका की जो ये दो लिस्ट हैं जिसमें कि उसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, ये जरूर थोड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट था, बट फिर भी वाइडर डिप्लोमेटिक सपोर्ट की एक कमी है इसमें। स्ट्रेंड इंडो यूएस रिलेशनशिप जैसे टैरिफ, टेक डिनायल, ऑयल ट्रेड प्रेशर, ये जो अमेरिका हमें हमारे ऊपर बार बार लगाने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप का एंटी इंडिया इकोनॉमिक रेटरिक, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इंडो यूएस पार्टनरशिप नैरेटिव्स में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में दिखाता है कि इंडिया का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो प्रेजेंस है वो वीक हो रहा है। यूएस का टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बाद आपको पता है कि आसिम मुनीर ने मीटिंग की पाकिस्तान के साथ, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने डिसरिगार्ड किया इंडिया के कोर कंसर्न को, स्पेशली रिलेटेड टू बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया को जरूरत है कि वो अपना एक ट्रेड डील सिक्योर करे और सिक्योर करे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस अमेरिका के साथ, सो दैट कि ये सारे प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जा सकें। ईयू का डुअल स्टैंडर्ड क्या था कि जैसे ईयू ने सैंक्शन लगाया इंडिया की वदिनार रिफाइनरी पे, डिस्पाइट डिस्पाइट रशियन ऑयल तो वो खुद खरीद रहे हैं, ईयू भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, डिजिटल ट्रेड बैरियर्स एंड रिजिड पोजीशन इन ट्रेड नेगोशिएशन, ये ईयू ने मेंटेन करके रखा। इंडिया होप करता है कि लेवरेज रहे थ्रू इंडिया यूके सेटा, और इससे ईयू के स्टांस को सॉफ्टनेस भी आ सके, बिकॉज इंडिया और यूके का सेटा अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ, तो इंडिया इससे थोड़े से लेवरेज की होप रखता है। चाइना के स्ट्रैटेजिक इनरोड्स क्या क्या हैं, तो चाइना एक्टिवली वर्क कर रहा है इंडिया को साइडलाइन करने में इन साउथ एशिया, और प्रपोज कर रहा है ट्राइलेटरल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ट्राइलेटरल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना सपोर्ट करता है लाल मोनीर हाट एयरबेस को, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। इसका इसका जो नाम है वो जो अरुणाचल प्रदेश में जो कई प्लेसेस हैं उनको कि चाइना ने नेमिंग किया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा दलाई लामा का जो सक्सेसर चाइना ने घोषित किया है, वो सारी चीजें इंडिया को बाईपास करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज डोमिनेंस है सप्लाई चेन में रेयर अर्थ, एपीआई और टीबीएम में, तो ये सारी चीजें चाइना की प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं और ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। यरलंग जांगपो में चाइना बड़ा सा डैम बना रहा है, ये भी अपने आप में जो जियोपॉलिटिक, ब्रह्मपुत्रा में जो डैम बना रहा है उसी की बात हो रही है, और ये अपने आप में जियोपॉलिटिकल रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है, इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। इंडिया का डायलेमा क्या है, नॉन अलाइनमेंट या इंगेजमेंट। इंडिया लार्जली न्यूट्रल रहता है या साइलेंट रहता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे गजा, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, और इस साइलेंस को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। साइलेंस ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बराबर नहीं हो सकता। जो ये इंगेजमेंट है ये अब एसेंशियल हो गया है टू इंश्योर करना सपोर्ट फॉर इंडियन इंटरेस्ट को। ऑपरेशन सिंदूर ने हाईलाइट किया है कॉस्ट ऑफ फेंस सिटिंग, मतलब कि सिर्फ शांति से बैठे रहने से ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है वो अचीव नहीं हुई। वे फॉरवर्ड तो असर्टिव डिप्लोमेसी, इंगेजमेंट की ज्यादा जरूरत है साइलेंस की तुलना में, और इसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सिंक्रोनी की जरूरत है जिसमें हम स्ट्रेटजी को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ सकें। इकोनॉमिक पावर इज नॉट इक्वल टू सफिशिएंट, इज नॉट इकोनॉमिक पावर अलोन सफिशिएंट नहीं है विदाउट एक स्ट्रेटेजिक हेफ्ट के, तो इसका मतलब हमें इकोनॉमिक पावर के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बनाने की जरूरत है। और जियोपॉलिटिकल असर्टिवनेस क्रिटिकल होता है सिक्योरिंग सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी की एक्सेस और ट्रेड डील्स करने के लिए, तो हमें अपना जियोपॉलिटिकल असर्टिवनेस ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा मल्टी अलाइनमेंट 2.0, पहले हमने नॉन अलाइनमेंट की बात की, अब मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया ब्रिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। 2026 का ब्रिक्स समिट इंडिया में होना है। एससीओ ईस्ट एशियन पार्टनर्स पुश फॉरवर्ड क्वाड एजेंडा,
इन सब में इंडिया की प्रेजेंस है। तो इंडिया को रीथिंक करने की जरूरत है अपनी पार्टिसिपेशन किसमें, आरआईसी यानी कि रसिया इंडिया चाइना में, बिकॉज चाइना के एग्रेशन के सामने वहां पर इंडिया की बात ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख पाती। मीन 500 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज इंक्रीजिंग, बीइंग टेस्टेड इन fragmented world order. Examine the challenges India faces in maintaining multi-alignment strategy amid growing US-China rivalry and shifting alliances. 250 वर्ड्स में आप इसे लिखेंगे। इस न्यूज में कुछ खास नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने डिसाइड किया है कि वो इंस्टीट्यूशंस को ईमेल भेजेगा सो दैट कि जो यूपीएससी की खाली वैकेंसीज हैं उनको टाइम टाइम पे भरा जा सके। किस तरह की ईमेल किनको किनको भेजेगा, यूनिवर्सिटीज को, प्रोफेशनल बॉडीज को, एसोसिएशंस को ईमेल भेजेगा कि यूपीएससी में कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, क्या क्या उनके प्रोविजंस हैं, सब कुछ। इसके अलावा दूसरे लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपडेट्स को RAUPSC के माध्यम से। ठीक है, इसमें देखो फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, अगर वहां पर वैकेंसीज हैं तो यूपीएससी उनमें ग्रुप ए और बी की गजटेड पोस्ट में जो खाली हैं उनमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को यूपीएससी ऑफर कर सकता है, बिकॉज यूपीएससी के बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये दोनों तरह से वर्क करेगा। ठीक है, चलिए GS1 आपको पता है कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया, तो ये ज्योग्राफी की न्यूज हमारे लिए क्रिएट करता है। अब ये इमेज हम आगे देखेंगे जूम करके। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि उत्तरकाशी है कहां पर जहां पे फ्लैश फ्लड आया है। तो ये है इंडिया हमारा एंड ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहां पर है ये उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी का फ्लैट फ्लड 2005 का है, जिसका की वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो ये धराली टाउन में आया था, क्लाउड बस्ट हुआ और घर के घर दब गए। मोर देन 50 बॉडीज अभी भी मिसिंग हैं, 60 to 70 बॉडीज मिसिंग हैं, जिसमें 9 आर्मी पर्सनल हैं। 120 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के द्वारा। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि हाँ, डिजास्टर से संबंधित मैटर्स में आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये कहाँ पे फ्लैश फ्लड आया, तो ये खीर गंगा रिवर के पेरिफेरी में ये फ्लैश फ्लड आया। इसमें सडन वाटर राइज हुआ था, जिसकी वजह कहाँ पे, खीर गंगा रिवर में, जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बनी। 25 प्लस इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिनमें होटल, घर, मार्केट ये वाइप्ड आउट हो चुके हैं, 25 से ज्यादा। चलिए, तो मल्टीलैटरल एजेंसी जिनका कोऑर्डिनेशन हमने देखा, हॉस्पिटल अलर्टेड, रिलीफ कैंप सेटअप, ये सब कुछ हमने देख लिया है। ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं और डिजास्टर की सिचुएशन आपके एरिया में होती है तो आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। ठीक है, फर्दर लाउड स्पीकर्स एंड सायरन का बराबर यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो सीएम, पीएम और होम मिनिस्टर ने सबने ने रेस्क्यू एफर्ट के बारे में घोषणाएं की हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है फुल सपोर्ट टू उत्तराखंड। ये देखिए, ये है पहले की सिचुएशन। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर ये जो अचानक वाटर है वो यहाँ पे देखिए कितना तेजी से बढ़ जाता है खीर गंगा में, और जिसकी वजह से आसपास के घर जो हैं वो बह जाते हैं बड़े पैमाने पे। तो फ्लैश फ्लड क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैश फ्लड विद हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से समय में बहुत ज्यादा पानी का आ जाना, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो उसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये करीब 6 घंटे से कम के टाइम में जो इंटेंस रेनफॉल हुई, जिसमें कि डैम अपनी क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया और ग्लेशियल आउटबर्स्ट, इन सभी के केसेस में हो सकता है। ठीक, हिली टेरेन, रिवर वैली और अर्बन एरिया जहां पे ड्रेनेज कमजोर है, ये अपने आप में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। मेजर फ्लैश फ्लड प्रोन एरिया इंडिया में कौन कौन से, तो हिमालयन स्टेट्स हैं ये सभी, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो भी अपने आप में वैली वाले स्टेट्स हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका और अर्बन एरिया मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में भी फ्लैश फ्लडिंग होती है ड्यू टू पुअर सीवेज कंडीशन। नेचुरल कॉजेस क्या है, तो क्लाउड बस्ट, इंटेंस रेनफॉल, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, हम इसके बारे ग्लॉफ के बारे में भी रिसेंट में बात कर चुके हैं, रिवर ओवरफ्लो और डैम ब्रीच। अभी जो हुआ है वो डैम ब्रीच उसका मेन कारण है, और लगातार 6 घंटे की रेनफॉल, दोनों इंटेंस रेनफॉल। एंथ्रोपोजेनिक रीजन में डिफॉरेस्टेशन, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन, जो जंगल का काटना है, स्लोप हमारे जो हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं तब।
इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है नदी के किनारे जहाँ पे पानी भरता है, और पहाड़ों के एजेस में पुअर ड्रेनेज और अर्बन एरियाज, अनरेगुलेटेड टूरिस्ट इंक्वायरिंग, इसके कारण भी फ्लैश फ्लड होता है। प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो लॉ याद रखिए। फ्लड मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए गाइडलाइन 2008 की। नेशनल फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम CWC और IMD का है। ग्लोफ रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम के अंतर्गत है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का है, प्रिवेंट करता है डैम रिलेटेड फ्लड। स्टेट डिजास्टर में रेस्पॉन्स फोर्सेस एंड क्विक रिस्पॉन्स टीम इसको रिलीफ देते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में IMD, इसरो और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल तीनों का है। IMD का डॉपलर वेदर रडार है, इसरो का फ्लड मैपिंग है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि पब्लिकली वार्निंग इशू करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम ऊपर इनके बारे में बात कर चुके हैं सभी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, यूपीएससी मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दोनों के केस में इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पर हमारा पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अटेम्प्ट करो सभी लोग। ओके, आई होप यू आर डन, अदरवाइज पॉज करके अटेम्प्ट करो। ग्लॉफ अकर्स व्हेन मोरैन डैम्ड लेक्स बस्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लेशियल मेल्टिंग। हाँ, ग्लेशियल मेल्टिंग बढ़ जाने के कारण जो मोरैन डैम्ड लेक है वो बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं और पानी बाहर निकल जाता है। सही है। इंडिया हैज नो डेडिकेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, अभी हमने ऊपर बात की, ये गलत है। द हिमालयाज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू ग्लोव ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट थॉ एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही, 1 और 3 सही है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA रिकमेंड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव फ्लैश फ्लड मैनेजमेंट, इनमें से कौन कौन सा इफेक्टिव है। ठीक, तो फ्लड हजार्ड जोनेशन, हाँ, हजार्ड के जोन्स बनाना इंपॉर्टेंट है, काम करता है। कम्युनिटी बेस्ड डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग इन मानसून मंथ, नहीं, ये अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, इसको NDA में भी हाईलाइट नहीं करता। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, बिल्कुल वार्निंग करके आप जो है रिस्क को कम कर सकते हैं। तो 1 to 4, 1 to 4। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, हमें पता है कि हिरोशिमा के 80 साल हो गए हैं, तो ये अपने आप इंटरनल सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ऐसे का टॉपिक है जैसे साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेंजरस, ये मोरल बाइसेस है जियोपॉलिटिक्स में, ये ऐसे का अच्छा टॉपिक, आप इस पर निबंध लिख सकते हैं, इस आर्टिकल से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगस्त 6 और 9 को दो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ। पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा, जिसमें 70,000 से ज्यादा इमीडिएट डेथ हुई। दूसरा नागासाकी में, जिसमें 40,000 से ज्यादा डेथ हुई, ये मास कैजुअलिटी हुई। अमेरिका ने जब जापान पे कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब विस्फोट किया था, तो आज है चूंकि 6 तारीख, तो ये अपने आप में न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फर्स्ट एंड ओनली यूज है न्यूक्लियर वेपन का किसी कॉन्फ्लिक्ट में। इससे लेसन सीखा गया कि न्यूक्लियर मिसाइल्स किस लेवल पर रिस्की हो सकते हैं। तो एक मोरल टेस्टिमनी है जिसका नाम है हिबाकुसा मोरल टेस्टिमनी। ये सर्वाइवर थे, हिबाकुसा अपने आप में सर्वाइवर थे, जो बाद में बन गए ग्लोबल वाइसेस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। और उन्होंने निहोन हिदानको ये एक नाम का संगठन उन्होंने बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट में वॉइस रेज करता है। इसको 2024 का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है अपने ग्लोबल एफर्ट के लिए। इसके अलावा डिलेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिएशन इफेक्ट, बाद में रेडिएशन इफेक्ट जो बात पता चले वो अपने आप में शायद पहले यूएस को नहीं पता थे। यूएस सप्रेशन ऑफ डेटा पोस्ट बॉम्बिंग, बॉम्बिंग के बाद डेटा सब कुछ यूएस ने छिपाए। 1954 को कैसल ब्रावो टेस्ट एक्सीडेंटली टेस्ट ने एक्सपोज कर दिया फुकुरियु मारू बोट क्रू रिवीलिंग न्यूक्लियर फॉलआउट रिस्क। धीरे धीरे यूएस को पता चलने लगे कि कौन कौन से न्यूक्लियर रिस्क हैं, जो बाद में पता चले। उस समय यूएस को इमीडिएटली पता भी नहीं चला और बहुत सारे डेटा भी छिपाए गए। और इसने पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया
और लॉन्ग टर्म रेडिएशन इफेक्ट को समझा गया। यही वजह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आज युद्ध में कोई यूज नहीं करता, सिर्फ डराने के लिए यूज होता है बस। ओके, फॉर्म नॉर्म्स ऑफ नॉन यूज। डिस्पाइट इंक्रीज न्यूक्लियर पोजीशन, 9 स्टेट हैं जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है दुनिया में, भारत भी उनमें से एक है। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं किया गया 1945 के बाद से अब तक, ठीक है। ये नॉट बेस्ड ऑन बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ, हालांकि इसमें बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बट शेयर्ड मोरल पॉलिटिकल रेस्टोरेंट पर फोकस करता है। इसके अलावा ट्रीटीज इन फोर्स, एनपीटी 1968 का, सीटीबीटी ये बैन करता है टेस्टिंग को, यूज को नहीं। टेस्टिंग नहीं कर सकते आप, बॉम्ब की टेस्टिंग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप न्यूक्लियर मटेरियल यूज कर सकते हैं। और एनपीटी ये प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन को स्प्रेड होने से, ठीक है। अगेन यूजेस को प्रिवेंट नहीं करता, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बॉम्ब नहीं। इसके अलावा न्यूक्लियर स्टेट्स ने एनपीटी, कई न्यूक्लियर स्टेट्स ने एनपीटी साइन नहीं किया, उनमें इंडिया एक है। कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, रसियाज थ्रेट टू यूक्रेन, इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन, जिसमें टैक्टिकल छोटे न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं, ये सब इसके लिए फ्यूचर के लिए चैलेंज है। इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक डायलेमा है, कुछ डिबेट है, कुछ इम्प्लीकेशन है उसके डिबेट, मोरल रेस्ट्रेंट वर्सेस डिटरेंट लॉजिक, अभी ये आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। इस नॉन यूज ड्यू टू एथिक्स और फियर ऑफ रिटेलिएशन, एथिक्स की वजह से यूज रुका हुआ है या रिटेलिएशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें अगर एथिक्स की विक्ट्री होती है, दैट इज गुड फॉर एवरीबॉडी। रिटेलिएशन का डर कब तक रहेगा? न्यूक्लियर डिटरेंस स्टेबिलिटी, मोर वेपन अपने आप में बन रहे हैं कंट्रीज के पास, न्यूक्लियर स्टेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें कब तक डिटरेंस काम करेगा, ठीक है। कभी न कभी तो मिस कैलकुलेशन हो सकती है और फिर रिस्क हो सकता है न्यूक्लियर वार का। नो लीगल बैन ऑन यूज, नॉर्म कैन शिफ्ट रैपिडली अंडर जियोपॉलिटिकल प्रेशर। तो न्यूक्लियर यूज को इलेक्ट्रिसिटी और वेलफेयर पर्पजेज में यूज करना अलाउड है, और ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिस्क को बाद में बढ़ाता है। सो वे फॉरवर्ड इज नॉट न्यू, ये क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। एथिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हमारा, इसका एथिक्स इन गवर्नेंस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में GS2 में सोशल जस्टिस में भी इस आर्टिकल का यूज हो सकता है। नार्को पॉलिटिक्स क्या है, और एंड हु इज अलाउड टू लाइव अंडर टू लिव एंड हु में डाई। चलिए समझते हैं एक एक करके कि क्या है नार्को पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर टू डिसाइड हु इज अलाउड टू लिव एंड हु मस्ट डाई। पॉलिटिकल पावर के पास ये अधिकार होना कि कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा, ठीक है। ये वर्ड नार्को पॉलिटिक्स कॉइन किया गया था 2003 में, एंड इसको बाद में एक्सपेंड कर दिया गया 2019 में। ये अपने आप में एकिल मेम्बे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माइकल फॉकॉल्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था बायोपॉलिटिक्स के बारे में। दोनों का हम अंतर समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं बायोपॉलिटिक्स और नार्को पॉलिटिक्स में अंतर क्या है। बायोपॉलिटिक्स फोकस करता है ऑन ऑप्टिमाइजिंग लाइफ वाया स्टेट कंट्रोल, यानी कि बायोपॉलिटिक्स का मतलब है कि स्टेट हेल्थ और सेंसस, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सब की हेल्प से लोगों की लाइफ को बेटर बनाए। स्टेट का कंट्रोल ये अच्छा है, लोगों को जीने के लिए मेक लाइफ, उनको जीने का सपोर्ट करो और उनको नेचुरल डेथ होने दो, जो उनकी नेचुरल डेथ है। ये अपीयर करता है प्रोग्रेसिव एंड वैक्सीनेशन को, ठीक है, वैक्सीनेशन को सपोर्ट करता है। हाँ, नार्कोपॉलिटिक क्या है, ये फोकस करता है डेलिबरेट एक्सपोजर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स टू डेथ, मतलब ये कि कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ देना स्टेट के द्वारा, ये नार्कोपॉलिटिक्स है। मेक डाई और लेट डाई स्लोली, उनको मारो या धीरे धीरे उन्हें मरने दो, ठीक है। तो ये इस बात पर है। जैसे इंडिया में आरोप लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज को उनके हाल पे इसलिए छोड़ रही है कि वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाए, और या तो धीरे धीरे वो मर ही जाए, मतलब उनको चीजों में आइसोलेट करके। ये आरोप है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ये हम और आप बिलीव नहीं करते। रूटेड इन स्ट्रक्चरल नेग्लेक्ट एंड सिस्टमिक अबेंडनमेंट, यानी कि लोगों को सपोर्ट ना दो, जो उनकी लाइफ के लिए नेसेसिटीज हैं उनको धीरे धीरे कट करते जाओ, धीरे धीरे वो अपने आप मर जाएंगे। ये अपने आप में नार्को पॉलिटिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नार्को पॉलिटिक्स, तो स्टेट वायलेंस, स्टेट स्वयं सर्विलांसिंग करता है, जेल में डालता है, एलिमिनेट करता है उनके डिसेंट को, कोलूजन विद नॉन स्टेट एक्टर्स, मिलिटेंट और क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ उन्हें लड़ने देता है,
वहां पे उनकी रक्षा नहीं करता है। एनिमिटी एज गवर्नेंस, क्रिएशन ऑफ अदर्स और थ्रेट्स, मतलब किसी ग्रुप को खतरा बताना। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कई बार गवर्नमेंट बोल देती है माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को, उनको अदर डिक्लेयर कर देना, ठीक है ना, नॉन इंडियंस ऐसा बोलना। मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वार, टेरर या परपेचुअल इकोनॉमी, इन सब चीजों को प्रमोट करके सर्टेन ग्रुप्स को आइसोलेट करना। स्ट्रक्चरल वायलेंस, जानबूझकर उनको टार्चर, डिसप्लेसमेंट या स्टारवेशन के हवाले छोड़ देना। मोरल जस्टिफिकेशन देना थ्रू नेशनलिज्म, रिलीजन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ये सब कुछ इंडिया में भी आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ एक्सेप्शंस, जिसको आगमन ने दिया था कॉन्सेप्ट, लॉ सस्पेंड इटसेल्फ फॉर सिक्योरिटी। वहां पर लॉ सिक्योरिटी नहीं देता अपने आप को, पुलिस के माध्यम से हेल्प नहीं करता, जैसे हम गाजा में देख रहे हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इंडिया में देखा गया, बंगाल फेमाइन के दौरान 1943 में देखा गया कि स्टेट ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्वीर नार्को पॉलिटिक्स में देखा गया। इसके अलावा सर्विलांसिंग, प्रोफाइलिंग, जिसे मुस्लिम, दलित और ब्लैक कम्युनिटीज को वर्ल्ड में देखा जाता है। दलित और मुस्लिम्स को इंडिया में भी देखा जाता है। लिविंग डेड का कॉन्सेप्ट क्या है? लिविंग डेड, population live in body but stripped of social, political and moral recognition। अगेन ये भी माइनॉरिटीज या वीकर सेक्शन के सामने के लिए देखा जाता है कि स्टेट जो है उनको सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं देती, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं देती, मोरल रिकॉग्निशन उनकी नहीं करती है, और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है कि वो बस चलते फिरते शरीर हैं, ठीक है। और वो उनको फोर्स करता है डेथ वर्ड्स में, मरने वाले दुनिया में, जैसे रिफ्यूजी कैंप, प्रिजन एंड घेटॉस में। इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन वर्ल्ड, ये एथिकल क्वेश्चन करता है। हु सफरिंग इज वेल विजिबल, ठीक है, जिनकी सफरिंग दिखाई देती है, वो सफर करते हैं इक्वालिटी, डिग्निटी एंड स्टेट अकाउंटेबिलिटी की फील्ड में, जहां पे उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सपोर्ट नहीं मिलता है। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि उन्हें रिकॉग्नाइज करें, स्ट्रक्चरल बाइकआउट को इमीडिएटली रोकें, ठीक है ना। एंड आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। एंड इफ यू वांट टू राइट आंसर्स फॉर योर श्योर सिलेक्शन इन जस्ट वन अटेम्प्ट इन यूपीएससी, you should join means 500 with this contact number। 500 answer writing plus 12 essays, very comprehensively and in depth। आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें 2 आंसर राइटिंग फ्री है, आप उसे चेक करके भेजो हमारे इसमें व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में। इस नंबर की हेल्प से आपको आपके आंसर्स का रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना नाम लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।